Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on MCQ type questions of securities analysis. सिक्योरिटीज़ एनालिसिस ये सब्जेक्ट एमकॉम में पढ़ा जाता है। एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 3 सीरीज़ देख ली है सिक्योरिटीज़ एनालिसिस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और आंसर्स की। अगर आप उन 3 सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप उस लिंक पर जाकर उन सीरीज़ को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑडिटिंग और कई सारे अकाउंटिंग पर भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उनकी सीरीज़ मेरी चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारी 4th सीरीज सिक्योरिटीज़ एनालिसिस की। क्वेश्चन इज द गोल ऑफ फंडामेंटल एनालिस्ट इज टू फाइंड सिक्योरिटीज with high market capitalization rates, with a positive present value of growth opportunities, whose intrinsic value exceeds market price, all of the above. अब जो फंडामेंटल एनालिसिस्ट होते हैं उनका जो मेन गोल होता है सिक्योरिटीज़ में, क्या ढूंढते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस्ट, तो वो ढूंढते हैं कि जो कैपिटलाइजेशन का रेट होता है मार्केट में वो हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब कि सिक्योरिटीज़ जो होती हैं सिक्योरिटीज़ विथ हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट्स होना ज़रूरी हो जाता है इन फंडामेंटल एनालिसिस्ट के लिए। तो इट इज़ अ बेसिक गोल बिहाइंड इट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, many stock analysts assume that a mispriced stock will immediately return to its intrinsic value, gradually approach its intrinsic value over several years, never return to its intrinsic value, return to its intrinsic value within a few days. अब जो स्टॉक एनालिसिस्ट है, कई स्टॉक एनालिसिस्ट ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो स्टॉक मिस प्राइस हुआ है वो स्टॉक जो है वो ग्रेजुअली अप्रोच करता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को ओवर सेवरल ईयर्स। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज द डीडीएम रिक्वायर्स मल्टीपल एस्टिमेट्स, इन्वेस्टर्स शुड केयरफुली एग्जामाइन इनपुट्स टू द मॉडल, नॉट यूज दिस मॉडल विदाउट एक्सपर्ट असिस्टेंस, परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन प्राइस एस्टिमेट्स, बोथ ए एंड बी। अब डीडीएम मल्टीपल एस्टिमेट्स रिक्वायर करता है तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए उनके इनपुट्स को जो कि उनके मॉडल को लगने वाले हैं, और उसी के साथ साथ परफॉर्म करना होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर कि जहाँ पर प्राइस एस्टिमेट्स होते हैं। सो ए और सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a firm has a higher asset turnover ratio than the industry average, which implies the firm is utilizing assets more efficiently than other firms in the industry. The firm is more likely to avoid insolvency in the short run than other firms in the industry. The firm is more profitable than other firms in the industry. The firm has a higher PE ratio other than फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब जो फर्म है उसका एसेट टर्नओवर रेशो हायर है इंडस्ट्री एवरेज से, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो फर्म है वो यूटिलाइज कर रही है उनके एसेट को बहुत ही अच्छे से, जो कि अदर इंडस्ट्रीज में कोई नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है, द फर्म इज यूटिलाइजिंग एसेट्स मोर इफिशिएंटली देन अदर फर्म्स इन इंडस्ट्री, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a measure of asset utilization is sales divided by working capital, return on equity capital, return on total assets, operating profit divided by sales। अब एसेट यूटिलाइजेशन का जो मेजर होता है उसमें हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स देखते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन द यूज ऑफ फीफो रादर देन लीफो as the method of accounting for inventory causes higher inventory turnover, higher reported sales, lower ending inventory,
हायर इनकम टैक्सेस। अब जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है उस टाइम पे अगर हम फीफो मेथड यूज़ करें, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करें अदर देन लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो ये जो मेथड है अकाउंटिंग की वो इन्वेंटरी पर क्या असर करेगी? तो वो क्या करेगी, अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं तो इनकम टैक्स को हाई कर देगी। सो ऑप्शन डी, हायर इनकम टैक्सेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज you own two stocks A and B. In year 1, stock A earns a 2% return and stock B earns a 9% return. In year 2, stock A earns an 18% return and stock B earns an 11% return. Dash has the higher arithmetic average return. अब आपके पास दो स्टॉक है, ए स्टॉक एंड बी स्टॉक। फर्स्ट ईयर में ए स्टॉक ने 2% रिटर्न मिलाया है और बी स्टॉक ने 9% रिटर्न मिलाया है, जहाँ की सेकेंड ईयर में ए स्टॉक ने 18% रिटर्न मिलाया है और बी स्टॉक ने 11% रिटर्न मिलाया है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टॉक है जो हायर अरिथमेटिक एवरेज रिटर्न दे रहा है? तो जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में 2% और सेकेंड ईयर में 18% ए स्टॉक ने रिटर्न दिया है, यानी कि 2 साल में 20% रिटर्न मिला है, और बी स्टॉक ने फर्स्ट ईयर में 9% एंड सेकेंड ईयर में 11% दिया है, यानी कि 2 साल में इसने भी 20% ही दिया है। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टॉक इक्वल रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, द टू स्टॉक्स हैव द सेम अरिथमेटिक एवरेज रिटर्न, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Jensen portfolio evaluation measure is an absolute measure of return over and above the predicted by the CAPM, is a measure of return per unit of risk as major deviation by standard, is a measure of return per unit of risk as measured by beta, A and B। अब जेंसन पोर्टफोलियो इवेल्युएशन क्या मेजर करता है? तो ये मेजर है एब्सोल्यूट मेजर का, जिसके ऊपर रिटर्न ओवर एंड अबाउ प्रिडिक्टेड बाय CAPM को देखा जाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्टफोलियो मैनेजर्स रैंकिंग विद इन अ कंपैरिजन यूनिवर्स may not provide a good measure of performance because portfolio durations can vary across managers. Portfolio returns may not be calculated in the same way. If managers follow a particular style or subgroup, portfolios may not be comparable. A and C। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर की रैंकिंग विद इन कंपैरिजन यूनिवर्स में प्रोवाइड नहीं करती है कि गुड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका रीज़न है कि पोर्टफोलियो ड्यूरेशंस होता है वो अक्रॉस द मैनेजर्स वैरी हो सकता है, और मैनेजर्स अगर फॉलो नहीं करते किसी पर्टिकुलर स्टाइल को या सब ग्रुप को या पोर्टफोलियोज़ को, तो ये कंपेरेबल भी नहीं होता है, क्योंकि हर मैनेजर की स्टाइल अलग अलग हो सकती है। सो ए एंड सी दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। सो ऑप्शन डी जो है ए एंड सी का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, hedge funds are dash transparent than mutual funds because of dash strict SEC regulation on hedge funds. More, less, more. हेज फंड्स आर लेस ट्रांसपेरेंट देन म्यूचुअल फंड्स। ये तो हमें पता है कि हेज फंड्स जो है वो लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रिक्ट SEC रेगुलेशन ऑन हेज फंड्स। हेज फंड्स पर जो SEC रेगुलेशंस है वो कम स्ट्रिक्ट है। सो ऑप्शन सी, लेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेज फंड्स में इन्वेस्ट और एंगेज इन डिस्ट्रेस्ड फर्म्स, कन्वर्शिएबल बॉन्ड्स, करेंसी स्पेकुलेशंस, ऑल ऑफ द अबव। हेज फंड्स कहाँ पर इन्वेस्ट या एंगेज किए जाते हैं? तो वो तीनों भी तरह के जगह पर किए जाते हैं, डिस्ट्रेस फर्म्स, कन्वर्शिएबल बॉन्ड्स, करेंसी स्पेकुलेशंस। सो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेज फंड परस्यूइंग अ डैश स्ट्रेटेजी is attempting to exploit temporary misalignment in relative pricing. Directional, non-directional, stock और bond, arbitrage और speculation। अब जो हेज फंड है वो अगर परस्यू कर रहा है हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को, तो उसमें अटेम्प्ट होता है एक्सप्लॉयटेशन का टेम्पररी मिसअलाइनमेंट्स का इन रिलेटिव प्राइसिंग में। तो ऑप्शन बी, नॉन डायरेक्शनल जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A hedge fund attempting to profit from a change in the spread between mortgages and treasuries is using a dash strategy. Market neutral, directional, relative value, divergence. अब हेज फंड जो अटेम्प्ट कर रहा है प्रॉफिट फ्रॉम अ चेंज इन द स्प्रेड बिटवीन मॉर्गेजेस और ट्रेजरीज को, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं? तो रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटेजी है वो यूज होती है यहाँ पर. सो ऑप्शन सी रिलेटिव वैल्यू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश रेफर टू स्ट्रेटेजीज एम्ड एट attaining the established rate of return requirements while meeting expressed risk tolerance and applicable constraints. Investment constraints, investment objectives, investment policies, all of the above. अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो एम करती है हमारी इस्टेब्लिश्ड रेट ऑफ रिटर्न को अटेंड करने के लिए while meeting expressed risk tolerance and applicable constraints को? तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम हमारी इस्टेब्लिश रेट ऑफ रिटर्न जो रिक्वायरमेंट है हमारी, और वो जो रिस्क टॉलरेंस और एप्लीकेबल कंस्ट्रेंट्स में एक्सप्रेस करती है, उसे हम यूज करते हैं. सो ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ क्योग प्लान्स इज दैट दे आर नॉट टैक्सेबल अंटिल फंड्स आर विड्रॉन एज बेनिफिट्स. दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन. They are automatically insured by the federal government. A and B. अब क्योग प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट या इम्पोर्टेंट बेनिफिट कौन सा है? तो वो टैक्सेबल नहीं है अंटिल हमारे जो फंड्स है वो विड्रॉ नहीं किए जाते बेनिफिट्स में से, तब तक वो टैक्सेबल नहीं है. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा. दे आर नॉट टैक्सेबल अंटिल फंड्स आर विड्रॉन एज बेनिफिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन इनकरेक्ट बिलीफ that is often cited as a reason for fully funded pension funds to invest in equities is stocks provide a hedge against inflation, bonds have lower returns, stocks have higher risk, stocks have higher returns. अब जब भी हम किसी इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और मोस्ट ऑफन जो साइटेड रीज़न होता है हमारी फुल्ली फंडेड पेंशन फंड का, तो उसमें एक बिलीफ होता है जो कि इनकरेक्ट बिलीफ है जो हम मानते रहते हैं उसमें. तो इनमें से कौन सा बिलीफ है जो इनकरेक्ट है हमारी फुल्ली फंडेड पेंशन फंड्स को इन्वेस्ट करने में इक्विटीज़ के लिए? तो वो है हमारा कि स्टॉक जो है वो प्रोवाइड करता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन में. तो ये जो है वो इनकरेक्ट बिलीफ है हमारा. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Workers who change jobs may wind up with lower pension benefits at retirement than otherwise identical workers who stay with the same employer, even if the employers have defined benefit plans with the same final pay benefit formula. This is referred to as an accumulated benefit obligation, an unfunded liability, the probability problem, indexation. अब जो वर्कर है वो बार बार जॉब चेंज करते हैं तो वाइंड अप के टाइम पर उनको लोअर पेंशन बेनिफिट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे. और जो अदर वर्कर्स है आइडेंटिकल वर्कर्स, वो एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं और इवन इफ एम्प्लॉयर ने उन्हें बेनिफिट प्लान्स भी डिफाइन किया होता है सेम फाइनल पे बेनिफिट फॉर्मूला के साथ, तो उसे हम क्या रेफर करेंगे? तो वो होता है हमारा पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम. क्योंकि पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ शफल करते रहते हैं उनकी जॉब्स को, और उनमें जो बेनिफिट प्लान है रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स जो है वो प्लान्स भी हमें देखने मिलते हैं. सो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रिमाइंडर मैन इज अ स्टॉक ब्रोकर हु रिमाइंड वर्किंग ऑन वॉल स्ट्रीट आफ्टर द 1987 क्रैश. वन who receives the principal of a trust when it is dissolved. One who receives interest and dividend income from a trust during their lifetime. An employee of a trustee. रिमाइंडर मैन कौन होता है? रिमाइंडर मैन वो पर्सन होता है जो ट्रस्ट रिसीव करता है प्रिंसिपल से व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. सपोज दैट द प्री टैक्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स on two stocks are the same. Stock X has a high dividend payout policy and stock Y has a low dividend payout policy. If
You are an individual in a high marginal tax bracket and do not intend to sell the stocks during the holding period. Stock X will have a higher after tax holding period return than stock Y. The after tax holding period returns on stock X and the same. It is impossible to determine which stock will have a higher after tax holding period return given by the information available. Stock Y will have a higher after tax holding period return than stock X. अब हमें ये अज्यूम करना है कि हमारे पास जो स्टॉक्स है उनके ऊपर जो प्री टैक्स होल्डिंग पीरियड है वो रिटर्न्स जो दो स्टॉक्स का है वो सेम है. स्टॉक एक्स जो है वो हाई डिविडेंड पे आउट पॉलिसी में आता है और स्टॉक वाई जो है वो लो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी में आता है. अब अगर इंडिविजुअल हाई मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट में आता है तो और वो इंटेंड नहीं करता है उसके स्टॉक्स को सेल करने के लिए ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, तो क्या होगा? तो जो स्टॉक वाई है वो हाई हो जाएंगे आफ्टर टैक्स होल्डिंग पीरियड के रिटर्न्स में देन स्टॉक एक्स के. सो ऑप्शन डी जो है स्टॉक वाई विल हैव अ हायर आफ्टर टैक्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न देन स्टॉक एक्स, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा. ऑप्शन डी इज अवर आंसर. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप a pension fund should take before beginning to invest is to establish investment objectives, develop a list of investment managers with superior records to interview, establish asset allocation guidelines, decide between active and passive management. अब पेंशन फंड में जो बिगिनर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में उनकी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? तो उनकी फर्स्ट स्टेप होती है इस्टेब्लिशिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स सीकिंग टू डाइवर्सिफाई आर लाइकली टू फाइंड दैट देयर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेन सिक्योरिटीज, देयर जॉब्स. अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो डाइवर्सिफाई में सीख करते हैं या फिर लार्जर इन्वेस्टमेंट को फाइंड करते हैं और डाइवर्सिफाई को लाइक करते हैं, तो वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस में होती है? तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी जॉब में देखी जाती है. सो ऑप्शन डी देयर जॉब इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफरल ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स 1 मीन्स दैट द इन्वेस्टर डजंट नीड टू पे टैक्सेस until the investment is sold. Secondly, allows the investment to grow at a faster rate. Third, means that you might escape the capital gain tax if you live long enough. Fourth, provides a tax shelter for investors. अब deferral of capital gains टैक्स का मतलब क्या होता है? ये जो हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से हमें पता करना है कि डेफरल ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है. तो कैपिटल गेन्स टैक्स में हम ये देखते हैं डेफरल में कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर को टैक्सेस इन्वेस्टमेंट अगर सोल्व करने के बाद टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसी के साथ ही साथ वो अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए फास्टर रेट में और प्रोवाइड भी करता है टैक्स शेल्टर इन्वेस्टर्स को. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर. सो ऑप्शन बी जो है जिनमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिस्क फ्री इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज फ्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, डज गारंटी द फ्यूचर परचेसिंग पावर ऑफ इट्स कैश फ्लोज, does not guarantee the future purchasing power of its cash flow as it is insured by the US Treasury. A and B. अब रिस्क फ्री इंटरमीडिएट और रिस्क फ्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? तो रिस्क फ्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो गारंटी नहीं देती है फ्यूचर परचेसिंग पावर की इसके कैश फ्लोज के साथ, क्योंकि ये इंश्योर्ड होता है यूएस ट्रेजरी के साथ. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in words, the real rate of interest is approximately equal to the nominal rate times the inflation rate minus the nominal rate minus the inflation rate divided by the nominal rate. अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट के. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question, Olivia is a risk averse investor. Alex is less risk averse investor than Olivia. Therefore,
For the same risk, Alex require a higher rate of return than Olivia. For the same return, Alex tolerates higher risk than Olivia. For the same risk, Olivia requires a lower rate of return than Alex. The same return, Olivia tolerates higher risk than Alex. अब ओलिविया जो है वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है और एलेक्स जो है वो लेस रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है. तो जब भी सेम रिटर्न मिलाना चाहिए तब एलेक्स को टॉलरेट करना होगा हायर रिस्क दैन ओलिविया, क्योंकि एलेक्स जो है वो लेस रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है. सो ऑप्शन बी, फॉर द सेम रिटर्न एलेक्स टॉलरेट्स हायर रिस्क दैन ओलिविया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, गिवन द कैपिटल एलोकेशन लाइन, an investor's optimal portfolio is the portfolio that maximizes her expected utility, maximizes her risk, minimizes both her risk and return, maximizes her expected profit. अब जो कैपिटल एलोकेशन लाइन है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमल पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो वो पोर्टफोलियो क्या सजेस्ट करता है, तो वो पोर्टफोलियो मैक्सिमाइज करता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइसली विद द यूज ऑफ एडवांस्ड कैलकुलस, कैन नॉट बी नोन विथ परफेक्ट सर्टेनिटी, although not known with perfect certainty, do allow the advisors to create more suitable portfolios for the client. B and C. अब जो दो इन्वेस्टर्स हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स, उनके जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो एग्जैक्ट इंडिफरेंस कर्व्स है, यानी कि दो इन्वेस्टर्स के इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो एग्जैक्ट इंडिफरेंस है, एग्जैक्टली सेम है. तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं, तो वो डिपिक्ट करते हैं कि वो कैन नॉट बी नोन विथ परफेक्ट सर्टेनिटी, और उसी के साथ साथ अल्दो नॉट नोन विथ परफेक्ट सर्टेनिटी ये अलाउ करता है एडवाइज़र को क्रिएट करने के लिए सूटेबल पोर्टफोलियोज फॉर क्लाइंट. सो ऑप्शन बी और सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी एग्जैक्ट इंडिफरेंस कर्व के लिए, हमारे डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए. सो ऑप्शन डी, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ रिस्क मीन्स दैट more than one outcome is possible. Investors will lose money. The standard deviation of the payoff is larger than its expected value. Final wealth will be greater than initial wealth. तो presence of risk का मतलब क्या होता है? Presence of risk का मतलब होता है more than one outcome is possible. So option A is the correct answer. Next question. The standard deviation of two asset portfolio is a linear function of assets weights when the assets have a correlation coefficient less than 0, the assets have a correlation coefficient equal to 0, the assets have a correlation coefficient greater than 0, the assets have a correlation coefficient equal to 0. अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दो एसेट पोर्टफोलियो का और लीनियर फंक्शंस के साथ एसेट्स के, तो ये एसेट्स वेट्स, तो ये वो कब होता है, जब एसेट्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो इक्वल टू 0 होगा, तब ये पॉसिबल होगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज करेक्ट. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस और एलिमिनेट सिस्टमैटिक रिस्क. द रिस्क रिड्यूसिंग बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन डू नॉट ऑकर मीनिंगफुली until at least 50 to 60 individual securities have been purchased. Because diversification reduces a portfolio's total risk, it necessarily reduces the portfolio's expected return. Typically, as more securities are added to a portfolio, total risk would be expected to decrease at a decreasing rate. तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर जो ऑप्शन डी है वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो थ्योरी हैज डिस्क्राइब्ड बाय मार्कोविट्ज is most concerned with the elimination of systematic risk, the identification of unsystematic risk, the effect of diversification on portfolio risk, active portfolio management to enhance returns.
अब पोर्टफोलियो थ्योरी जो है मार्कोविट्ज ने डिस्क्राइब की हुई, वो किसके साथ कंसर्न है? तो वो कंसर्न है द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑन पोर्टफोलियो रिस्क के साथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर्स हाउ द रिटर्न्स ऑफ टू रिस्की एसेट्स मूव टुगेदर इज कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवैरियंस, ए एंड सी। अब दो रिस्की एसेट्स जो मूव करते हैं टुगेदर, उनके रिटर्न्स को अगर स्टैटिस्टिकली हम मेजर करें तो वो किस में मेजर होते हैं? तो वो जो दोनों का कंपैरिजन होता है वो एक तो कोरिलेशन में होता है या फिर कोवैरियंस में होता है। सो ऑप्शन ए एंड सी दोनों भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज डिजाइन्ड बाय द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी with the opportunity set and the capital allocation line, the point of highest reward to variability ratio in the opportunity set, the point of stagnancy with the indifference curve and the capital allocation line, the point of highest reward to variability ratio in the indifference curve। अब इंडिविजुअल का जो इन्वेस्टर्स ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है? तो वो डिज़ाइन किया जाता है द पॉइंट ऑफ टेग्नेंसी विथ द इंडिफरेंस कर्व्स एंड द कैपिटल एलोकेशन लाइन के साथ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटेबिलिटी रिस्क ऑफ बॉन्ड इज द मार्केट रिस्क विच अफेक्ट्स ऑल द बॉन्ड्स, वेरिएशन इन रिटर्न कॉज्ड बाय डिफिकल्टी इन सेलिंग बॉन्ड्स, the failure to pay the agreed value of the bond by their issuer, A and B। अब जो हमारी रिस्क ऑफ बॉन्ड होते हैं उनकी मार्केटेबिलिटी रिस्क जो होती है बॉन्ड की, वो कैसे मेजर की जाती है? तो बॉन्ड की मार्केटेबिलिटी रिस्क जो है वो मेजर की जाएगी वेरिएशन इन रिटर्न्स कॉज्ड बाय डिफिकल्टी इन सेलिंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स को सेलिंग करते वक्त जो डिफिकल्टी आती है रिटर्न के वेरिएशन के कॉज करने की वजह से, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, default risk is lower in treasury bills, government bonds, ICICI bonds, IDBI bonds। तो डिफॉल्ट रिस्क लोअर होती है ट्रेजरी बिल्स में, ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द कूपन रेट, ईयर्स टू मैच्योरिटी, एक्सपेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। अब बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड होता है उसकी मैच्योरिटी पर, उसकी एक्सपेक्टेड यील्ड मैच्योरिटी के टाइम पर और उसके कूपन रेट पर। सो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड यील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर इट्स लाइफ एंड द डिस्काउंट और प्रीमियम अमाउंट विल डिक्रीज एट एन डिक्रीजिंग रेट एज इट्स लाइफ गेट्स शॉर्टर, at an decreasing rate as its life gets longer, at an increasing rate as its life gets shorter, at an increasing rate as its life gets longer। अब जो बॉन्ड का यील्ड है वो रिमेन होता है, कांस्टेंट होता है ओवर इट्स लाइफ, और उसका जो डिस्काउंट और प्रीमियम अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट एंड इट्स लाइफ गेट्स शॉर्टर, क्योंकि बॉन्ड की लाइफ जो है वो शॉर्ट होती जाती है और उसका रेट जो है वो इंक्रीजिंग होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यील्ड टू मैच्योरिटी इज द सिंगल फैक्टर दैट मेक्स the future value of the present cash flows from a bond equal to bond value, the future value of the present cash flows equal to the future price of the bond, present value of the future cash flows of the bond equal to the current price of the bond, the future value of the bond equal to the present price। अब यील्ड टू मैच्योरिटी होता है, वो एक सिंगल फैक्टर है जो क्या देखते हैं हम उसमें, तो उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की देखते हैं, और जो बॉन्ड्स है वो इक्वल होते हैं हमारी करंट प्राइसेस ऑफ बॉन्ड के साथ। सो ऑप्शन सी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स मैच्योरिटी पीरियड, interest rate of the bond and market rate of interest rate and price of the bond, yield and time taken to mature। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर जो होता है हमारी बॉन्ड का, उसकी जो रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप हमारी yield एंड टाइम टेकन टू मैच्योर के साथ होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कूपन यील्ड ऑफ द बॉन्ड इज, बॉन्ड का कूपन यील्ड क्या होता है? द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कूपन पेमेंट स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ बॉन्ड फीचर्स, कूपन पेमेंट स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट प्राइस, ए एंड सी। तो कूपन यील्ड जो होता है बॉन्ड का वो होता है कूपन पेमेंट स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट प्राइस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. The bond portfolio manager has to watch carefully the shape of the yield curve, the market interest rate, the shape of the yield curve and shifts that occur in the market interest rate, the repaying capacity of the issuer. अब बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर को किस चीज़ पर ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा या फिर केयरफुली वॉच रखना होगा? तो उन्हें वॉच रखना होता है यील्ड कर्व के शेप पर और उसके ऊपर जो शिफ्ट्स आते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से उसके ऊपर। सो ऑप्शन सी जो है द शेप ऑफ द यील्ड कर्व एंड शिफ्ट्स दैट ऑकर इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरेशन इज द मेजर ऑफ टाइम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट रिस्क, टाइम स्ट्रक्चर एंड मार्केट रिस्क, टाइम स्ट्रक्चर एंड द इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ड्यूरेशन ये किस चीज़ का मेजर है? तो वो मेजर होता है हमारी टाइम स्ट्रक्चर का और इंटरेस्ट रेट रिस्क का। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एनएससी निफ्टी इंडेक्स फंड कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक ऑफ द हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन इन एनएससी, ब्लू चिप कंपनीज स्टॉक ऑफ द इंडेक्स, all the stocks of the nifty index, consist 90% of the stocks of the index leaving stocks of lesser importance। अब जो एनएससी यानी कि निफ्टी इंडेक्स फंड है वो कंसिस्ट क्या करता है? तो निफ्टी इंडेक्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है हमारे जो ऑल स्टॉक्स है और निफ्टी इंडेक्स है उनको। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मार्केट टाइमर इज अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर, नन। मार्केट टाइमर क्या होता है? तो मार्केट टाइमर जो होता है वो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग अप्रोच सीम्स टू वर्क बेटर विथ साइक्लिकल स्टॉक प्राइस, डिक्लाइनिंग स्टॉक प्राइस, राइजिंग स्टॉक प्राइस, राइजिंग स्टॉक प्राइस विथ साइक्लिकल पैटर्न्स। तो रूपी कॉस्ट जो होता है एवरेजिंग अप्रोच का वो सीम्स टू वर्क बेटर विथ राइजिंग स्टॉक प्राइसेस विथ साइक्लिकल पैटर्न्स। तो साइक्लिकल पैटर्न्स के साथ जो स्टॉक प्राइसेस राइज करते हैं उनके साथ इनका अप्रोच जो होता है वो वर्क बेटर होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द इफिशिएंट फ्रंटायर बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क फ्री एसेट्स, introduction of lending, introduction of lending and borrowing, introduction of borrowing। तो हमारे जो इफिशिएंट फ्रंटायर है वो स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट बिकम करते हैं या फिर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन्स ऑल द इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट पोर्टफोलियो, ओनली द इफिशिएंट पोर्टफोलियो, all the efficient portfolio and securities, all portfolio and securities। तो कैपिटल मार्केट लाइन पर हमें देखने को मिलता है वो होता है ओनली इफिशिएंट पोर्टफोलियो, यानी कि कैपिटल मार्केट लाइन पर सिर्फ इफिशिएंट पोर्टफोलियो ही लाई करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द इफिशिएंट पोर्टफोलियो, द इनइफिशिएंट पोर्टफोलियो, ऑल पोर्टफोलियो एंड एसेट्स, द इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं और पोर्टफोलियो एंड एसेट्स के। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, प्राइस फिक्स्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, a price where considerable demand is created, low price where stock would be available। अब सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट होता है कहाँ पर? तो सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट होता है उस प्राइस पर जहाँ पर कंसिडरेबल डिमांड क्रिएट की जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, इन्वेस्टर फॉरगेट द पास्ट,
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मोर फेथ इज प्लेस्ड इन प्रेडिक्शंस ऑफ द फ्यूचर, ए एंड बी। तो स्टॉक मार्केट की जो फिलॉसफी है उसमें अक्सर देखा जाता है कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है अपने आप से। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर कंसिस्टेंटली ऑब्टेन्स अ हाई शार्प मेजर, द मैनेजर्स फोरकास्टिंग एबिलिटी इज एवरेज, इज अबव एवरेज, इज बिलो एवरेज, डज नॉट एक्सीड। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर कंसिस्टेंटली हाई शार्प मेजर को ऑब्टेन करता है तो उस मैनेजर की जो फोरकास्टिंग एबिलिटी है वो अबव एवरेज होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, oscillators shows the share price movement over a reference period, below a reference period, through a reference point, B and C। अब ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो उनके शेयर प्राइस मूवमेंट को शो करते हैं। वो कब शो करते हैं? तो वो थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट पर शो करते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, in this way we have completed our series 4 with 172 multiple choice based questions। सिक्योरिटीज एनालिसिस के 4 सीरीज हमने देख लिए हैं जिनमें हमने 172 क्वेश्चंस को अलोंग विद देयर आंसर्स सॉल्व कर दिया है। अगर आप इन चारों सीरीज को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। इन सारी सीरीज़ को आप एमकॉम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि अब जो एग्ज़ाम्स होने वाली है एमसीक्यू टाइप बेस्ड एग्ज़ाम्स है। लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है तो उसमें सारे एमकॉम स्टूडेंट्स को या फिर जिन लोगों को सिक्योरिटीज़ एनालिसिस उनकी सिलेबस में है उन लोगों को इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। ये जो चारों सीरीज़ मैंने बनाई है वो पर्टिकुलरली सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए मैंने बनाई हुई है। सो आपको अगर इनको पढ़ना है तो इनमें आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चंस को आप पढ़ सकें और हर क्वेश्चन का लॉजिकली आंसर भी आप देख सकें। मैंने सारे क्वेश्चंस को विथ आंसर्स आपके सामने रख दिया है, आप इनको पढ़ाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस series with the needy students, subscribe to my channel, press bell icon so that you can get the notification of my new videos। सो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे हमारी न्यू टाइप ऑफ सीरीज़ के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।